हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आज जिस विषय के ऊपर मैं आपके साथ नेगोशिएट करने जा रहा हूं वो हिमाचल का विषय या हमारे देश का इशू ना होके यूक्रेन और रशिया का जो इस वक्त सभी न्यूज़ चैनल के ऊपर पूरे विश्व के न्यूज़ चैनलों पर सिर्फ एक ही मुद्दा बना हुआ है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव बढ़ता जा रहा है, जिस हिसाब से जो यूक्रेन की जो आम जनता है वो मारी जा रही है, उससे बहुत सारे पश्चिमी देश और एशिया बहुत ही भय की स्थिति में है कि अगर ऐसा ज़्यादा बढ़ता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी जो है वो काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा। मैं इस विषय के ऊपर जो है आपके साथ थोड़ी डिटेल डिस्कशन करूँगा कि क्यों रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया? किसकी वजह से किया? और क्या कारण थे कि रशिया को यूक्रेन के ऊपर हमला करने की ज़रूरत पड़ गई? पर सबसे बड़ी ज़रूरत की यहाँ पे मैं बात करूँ कि पूरे भारत देश के कम से कम 20,000 जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। और वो क्यों जाते हैं? क्योंकि यूक्रेन में जो है पढ़ाई एमबीबीएस की करना बहुत सस्ती होती है। माना ये जाता है कि यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए 20 और 25 लाख खर्चने पड़ते हैं और इसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता है। आप प्लस 2 के बाद जाइए, सीट लीजिए, पैसा दीजिए और वापस आके एक इंडिया में फॉरेन मेडिकल काउंसिल की तरफ से एक टेस्ट लिया जाता है। अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया तो आपको एमसीआई का अप्रूवल मिल जाता है। ये बच्चे इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमारे देश में जो एमबीबीएस की सीटें हैं वो तकरीबन 1 लाख हैं और नीट की टेस्ट पास करने के लिए तकरीबन 8 लाख लोग जो हैं, विद्यार्थी जो हैं वो टेस्ट देते हैं और 1 लाख सीटें होने के बाद जो 7 लाख बच्चे हैं जिनका मेडिकल डॉक्टर बनने का जो सपना है वो कहीं न कहीं अधूरा रह जाता है। इसीलिए जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को यूक्रेन भेज देते हैं। अब जब जंग की हालात बन गई है, तो हालाँकि भारत सरकार ने कम से कम 2 महीने से जो थी एडवाइज़री जारी करी थी कि आप आ जाइए क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है वो कुछ गंभीर हो रही है, पर शायद अभिभावकों ने उतना ध्यान नहीं दिया कि ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और अब बच्चों को जो है पूरी तरह से जो है भारत सरकार कोशिश कर रही है कि बच्चों को जो है वो लाया जाए। हालाँकि जो भी बच्चे यूक्रेन से पोलैंड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि जो एक्जीक्यूशंस है वो आपका जो निकाले जाएँगे बच्चे वो पोलैंड की तरफ से निकाले जाएँगे क्योंकि जितना भी एयर स्पेस है यूक्रेन का वो सारा बंद कर दिया गया है सारी फ्लाइट्स के लिए। तो पोलैंड के रास्ते जो है बॉर्डर की तरफ जाके वहाँ से बच्चों को जो है वो निकाला जा रहा है। अगली मैं बात करूँगा कि ये स्थिति जो है यूक्रेन और रशिया की क्यों हुई, किसकी वजह से हुई? अब देखिए, मैं सीधी बात करूँगा जब सोवियत यूनियन के 1992 में टुकड़े हुए, तो यूक्रेन जो था वो एक फ्री न्यूट्रल स्टेट बन गया। हालाँकि यूक्रेन इससे पहले रशिया के ही अंतर्गत आता था। रशिया ने कहा ठीक है हम आपको एक फ्री न्यूट्रल स्टेट जो है वो बना देते हैं पर आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हमारे को वापस कर दीजिए। क्योंकि यूक्रेन जो था वो भी न्यूक्लियर वेपन देश था। तो रशिया ने ये कंडीशन रखी कि आप अपने वेपन दीजिए, हम आपको फ्री न्यूट्रल स्टेट दे देंगे। तब उस समय यूक्रेन ने सिर्फ एक शर्त के ऊपर रशिया को अपने न्यूक्लियर वेपन दे दिए और वो भी अमेरिका की गारंटी के ऊपर कि कल को हमारे को जरूरत होगी, अमेरिका जो है वो हमारी मदद करेगा। तो जैसे कि मैं बताता हूं कि यूएसए जो है वो है मतलब परस्त और चाइना जो है वो है मौका परस्त। तो जब आज यूक्रेन के लोगों को, यूक्रेन की जनता को सबसे ज्यादा जरूरत अमेरिका की थी, तब अमेरिका जो था अ, उसने काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल सैंक्शन लगा दिए कि हमारा स्विफ्ट ट्रांसफ़र जो है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे नहीं जाएगा। फ्रांस ने लगा दिए कि जब स्विफ्ट ट्रांसफ़र नहीं जाएगा, तो रशिया को पूरी तरह से जो है वो आइसोलेट किया जाए। परंतु जो वहाँ के राष्ट्रपति है ज़ेलेंस्की, तो उनका ये कहना था कि कोई भी पश्चिमी देश है या कोई एशियन देश है, वो आए और हमारी सहायता करे। तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडलिंग में लिखा कि शायद उन देशों को हमारी सपोर्ट करने से जो है वो डर लगता है। और ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो था यूक्रेन चाहता था कि नाटो में इन्वॉल्वमेंट की जाए। अब ये नाटो क्या है? देखिए नाटो एक मिलिट्री ऑपरेशंस है कि इसमें 30 कंट्रीज़ हैं। जब नाटो बना तो उसमें पहले कंडीशन लगाई गई कि कम से कम 12 देश होने चाहिए, बट नाटो की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के कारण आज नाटो के पास 30 ऐसे देश हैं कि कल को किसी भी कंट्रीज़ के ऊपर अगर प्रॉब्लम आ जाती है, तो पूरे 30 देश जो थे उस कंट्री के ऊपर हमला कर देंगे। तो इसीलिए नाटो का गठन किया गया, एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया।
और यूक्रेन जो था वो ज्यादातर नाटो की मेंबरशिप लेने के लिए जो है वो काफी कोशिश करता रहा। अभी दिसंबर 2021 में बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो के चीफ के साथ जो थी वो मीटिंग करी। और उसके बाद जो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जी हैं, उन्होंने सभी नाटो के देशों को फोन किया कि यूक्रेन को अपने देशों में शामिल मत कीजिए। हालांकि नाटो का कोई भी देश नहीं माना और उन्होंने ये तर्क दिया कि यूक्रेन जो है वो अपना एक सोविनियर कंट्री है, उसके ऊपर कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता। तो यहां पे पुतिन ने कहा कि या तो आप मान लीजिए, नहीं तो मनाने के हमारे पास भी काफी ज्यादा तरीके हैं। तो जब ये चीजें हो गई तो राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी मिलिट्री को यूक्रेन को खदेड़ने की कोशिश करी। हालांकि जो रशियन आर्मी है वो आम लोगों के ऊपर कोई ऐसा अत्याचार नहीं कर रही है। हालांकि हाँ, ये युद्ध की स्थिति है तो युद्ध की स्थिति में काफी लोग जो हैं वो घायल हो रहे हैं, पर रशियन आर्मी जो है वो जो भी वहां के आम नागरिक हैं उनके ऊपर कोई वैसे अटैक नहीं कर रही है जैसे अफगानिस्तान में हुआ। अभी कुछ सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस आ रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची रशिया की आर्मी के साथ जो है वो भिड़ रही है, पर उन रशियन आर्मीज के संस्कार देखिए कि उन्होंने उसको कुछ नहीं बोला। और यही चीज है जिसकी वजह से नाटो की जो दखलंदाजी है और ये उकसाने का काम जो है यूक्रेन को अमेरिका करता रहा। और उकसाने के बाद जो है आज उकसाया अमेरिका ने, और यूक्रेन आज रशिया की आक्रमण का जो है वो नतीजा भुगत रही है। सिर्फ यूक्रेन के दो पश्चिमी देश, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के दो पश्चिमी देश ऐसे हैं जिनका नाम है ल्युहांस्क और डोनेट्स्क। ये पूर्वी पार्ट है यूक्रेन का, और जो यूक्रेन की राजधानी है वो है खार्किव और कीव यूक्रेन की राजधानी है। तो यूक्रेन के दो देश जो हैं, मैंने आपको दो पार्ट जो है जैसे ल्युहांस्क और डोनेट्स्क, यहां पे काफी ज्यादा रशियन सपोर्टेड लोग जो है वो रहते हैं। तो पुतिन का कहना है कि हमारे रशियन लोग कम से कम 12 लाख लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे प्रॉक्सी वार जो है वो चली हुई है वहां पे। मतलब रशिया की काफी ज्यादा मिलिट्री जो है वो इन इन एरियाज में जो है वो लगी हुई है, जिसको हम बोल सकते हैं प्रो सेपरेटिस्ट देश। वैसे ही यूक्रेन में जो पॉलिटिक्स है उसमें भी दो किस्म के जो है वो पॉलिटिक्स पार्टी है, एक जो यूक्रेन को समर्थन करती है और एक जो है वो रशिया को सपोर्ट करती है। तो हालांकि जो एक सर्वे किया गया 2017 में, तो उसमें 53% जो लोग हैं वो यूक्रेन को ही समर्थन करते हैं और 47% जो पॉलिटिशियंस हैं वो रशिया को सपोर्ट करते हैं। तो रशिया अब इन सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने में लगा हुआ है। हालांकि एक क्रेमिया भी देश है, 2014 में भी रशिया ने इन्हीं स्टेट्स के ऊपर जो था वो अटैक किया और इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री का जो है वो दर्जा दे दिया गया। तो यहां पे सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच की लड़ाई सिर्फ नाटो के बीच में फंसी हुई है, और नाटो यूक्रेन को नाटो में उकसाने के लिए जो था अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। और आज मतलब अमेरिका ने तो उकसा दिया और यूक्रेन ने नतीजा भुगत लिया। तो यहाँ पे समझने वाली बात है। मैं एक सिंपल तरीके से मैं बात करूं कि मान लीजिए कि इंडिया है और कल को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को विटो पावर के जरिए अगर कोई अलग कंट्री बना दिया जाता है और उसको नाटो में ले दिया जाता है, तो इंडिया भी उसके ऊपर अटैक ही करेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि विटो पावर हमारे पास 5 कंट्रीज है, और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आपके पास आती है? यूएसए, यूके, फ्रांस और आपके पास चाइना और रशिया। रशिया के जो संबंध हैं इंडिया से वो काफी अच्छे हैं, क्योंकि 50% जो है वेपन्स की जो सप्लाई है वो इंडिया जो है रशिया से जो इंपोर्ट करता है। और जब भी इंडिया को रशिया की जरूरत पड़ती है, रशिया जो है वो इंडिया को हमेशा ही सपोर्ट करता रहा है। तो यहां पे ये चीज बांधने वाली है कि पुतिन ने सरेआम धमकी दे दी है कि कोई भी नाटो देश और कोई भी अलग कंट्री जो है अगर हमारे पर हमला करेगी तो हम उसके ऊपर परमाणु का प्रयोग कर सकेंगे। तो इसके लिए सभी कंट्री जो है वो पीछे हटी हैं, और अब यूक्रेन की जनता को पेट्रोल बम से जो है वो रशियन आर्मी को रोका जा रहा है। अब वहां की सरकार ने, यूक्रेन की सरकार ने 18 साल से 60 साल की उम्र के जो भी लोग हैं, चाहे लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं,
उनको प्रतिबंध लगा दिए हैं कि आप देश नहीं छोड़ सकते, आपको गुरिल्ला वार के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम आपको ट्रेनिंग देंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा देश जो है वो हमारी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। तो अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो उसके लिए यूक्रेन का हर नागरिक जो है आज शायद रूस की आर्मी से भिड़ने के लिए तैयार है। अब इसके ज़्यादा इफ़ेक्ट भी ज़्यादा पड़ेंगे क्योंकि जब यूक्रेन में यूक्रेन से भी और रशिया से भी जो है इंडिया जो है तेल इंपोर्ट करता है। जब रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएँगे तो तेल की प्राइसेस जो है वो अपने आप बढ़ती रहेंगी। अभी आपने कुछ समय पहले देखा जब ये वॉर शुरू हुई थी पहले पेट्रोल की प्राइसेस पर बैरल जो थी वो 60 से $70 थी और जब ये वॉर शुरू हुई तो $100 प्रति बैरल हो गई। तो कहीं न कहीं जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो आम आदमी के ऊपर भी जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो अभी इस युद्ध को रोका कैसे जाए? अब सारी नज़रें जो हैं वो शायद भारत के ऊपर आ गई हुई हैं कि यूक्रेन और रशिया को रोकने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ही जो है वो कुछ कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं यूक्रेन की भी बात करूँगा कि जब कश्मीर में यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की जब वोटिंग होती थी, तो यही यूक्रेन जो था वो भारत के खिलाफ वोट देता था। आज तक भारत वीटो पावर इसलिए नहीं बन पाया कि वीटो पावर में आपके पास 5 जो है वो स्थायी देश हैं और 10 जो है वो अस्थायी देश हैं। और वीटो पावर लेने के लिए जो है वो 2/3 अस्थायी देशों का समर्थन ज़रूरी है। तक मतलब अगर 10 देश जो हैं अस्थायी देश है तो उसमें से 7 देशों का जो है समर्थन ज़रूरी है और 5 जो हैं जिनके पास 5 वीटो पावर है, उनका देश का भी समर्थन ज़रूरी है। तो सिर्फ चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जो कि भारत को वीटो पावर नहीं बनने देता है। हालाँकि रूस के साथ चाइना ज़रूर खड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यही है और भारत को ये भय ज़रूर है कि जिस हिसाब से रूस और चाइना की जो नज़दीकियाँ बढ़ती आ रही हैं, उससे कहीं न कहीं जो है, हम पीछे ना हट जाएँ। अब भारत क्योंकि भारत को एक सॉफ्ट वर्सेस हार्ड स्टेट कंट्री कहा जाता है, तो अब यहाँ पे निर्णय कैसे लिया जाता है? हालाँकि जो अभी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें यही कहा गया कि ये जो वॉर है, ये तुरंत जो है, वो बंद हो जानी चाहिए।